हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया है। ये मेरा रिजल्ट है। आप देख सकते हैं जो पेपर 1 है उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स हैं, और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है। और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जिससे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कह देते हैं, और UPSSC का PT एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। ये एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम है और उत्तर प्रदेश में ये एग्ज़ाम होता है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के CDP के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। 21 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें CDP के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप भी आसानी से CDP में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। ये पेपर नंबर 23 है। इससे पहले 22 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से और डिटेल में डिस्कस किया गया है। दोस्तों, जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 117 मार्क्स आए हैं, उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको कराऊंगा, और जिन्हें पढ़कर आप भी आसानी से सीटेट के एग्ज़ाम में पहली बार में ही 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो और क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो भी समझ में ना आ रहे हो तो भी आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चन रेस्पॉन्स शीट से लिए गए हैं, और सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। इसलिए आपको आंसर्स के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि हमारे आंसर कहीं गलत तो नहीं हो जाएंगे। एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। सभी क्वेश्चन के आंसर एकदम 100% सही आंसर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो सभी क्वेश्चन है वो हमने 21 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उस वाली जो शिफ्ट की रेस्पॉन्स शीट है उससे ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दें। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपसारी चिंतन एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये सही हो सकता है। लेकिन इसको सही मानने से पहले हम बाकी के ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, जिसमें संकल्पों का प्रगतीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। तो ये वाला वाक्य गलत है। क्यों गलत है? यहाँ दे रखा है जटिलता से सरलता की ओर, तो जटिलता का मतलब होता है कठिन। तो क्या हमें कठिन से सरल की ओर बढ़ना चाहिए? तो ये वाक्य गलत है। हमें कठिन से सरल के स्थान पर सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने पर महत्व देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करे। प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है प्रतियोगिता, कंपटीशन, एक दूसरे से मुकाबला करना। तो हमें बच्चों के बीच में प्रतिद्वंद्विता और प्रतियोगिता को प्रोत्साहित नहीं करना है। तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। अब देखिए दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन भी हमें सही लग रहा है और तीसरा वाला ऑप्शन भी हमें सही लग रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ते हैं, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। तो हमें अपसारी चिंतन को प्राथमिकता नहीं देनी है। ये वाला वाक्य हो गया गलत। अपसारी चिंतन करना एक अच्छी बात होती है, अपसारी चिंतन भी एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन क्या हमें इसको प्राथमिकता देनी चाहिए? तो देखिए, हम प्राथमिकता नहीं दे सकते।
अपसारी चिंतन एक अच्छी बात है, हमें बच्चों में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अपसारी चिंतन से भी अच्छी कोई चीज़ हो सकती है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हमें अपसारी चिंतन को प्राथमिकता नहीं देनी है, बल्कि अगर इससे भी अच्छी कोई रणनीति है तो उसका हमें इस्तेमाल करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। तो हमें चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ना चाहिए, एक दूसरे के बीच में संबंध की खोज करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्ता पर जोर देता है। तो अनम्य अटल शिक्षा शास्त्री उपागमों पर जोर देता है। तो ये वाला वाक्य गलत है। क्यों गलत है? अटल एक नेगेटिव वर्ड है, अनम्य एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये पूरा वाक्य क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। हमें अनम्य और अटल शिक्षा शास्त्री उपागमों के स्थान पर लचीले शिक्षा शास्त्री उपागमों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, आनुवांशिकता, अधिगम प्रक्रिया में आनुवांशिकता की महत्वता पर जोर देना चाहिए। तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 3, पुरस्कार और दंड पर जोर देना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया, है ना। पुरस्कार देना भी गलत बात है और दंड देना भी गलत बात है, इसलिए ये वाला वाक्य भी गलत हो गया। पारस्परिक क्रियाओं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है और सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें पारस्परिक क्रियाओं पर महत्व देना चाहिए कक्षा में, अधिगम प्रक्रिया में हमें पारस्परिक क्रियाओं पर जोर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? तो दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। तो ये वाला वाक्य गलत हो गया, ठीक है। दंड देना गलत बात है और कठोर अनुशासन प्रयोग करना भी गलत बात है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देती है। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, जो ज्ञान की सक्रिय संरचना है उस प्रक्रिया को महत्व देती है। तो सक्रिय एक पॉजिटिव वर्ड है, सक्रिय एक अच्छा वर्ड है, अच्छा शब्द है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा सही। ऑप्शन नंबर 3, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को महत्व देती है। तो ये वाला वाक्य गलत है। इस ऑप्शन में बोला गया है कि जो अध्यापिका होती है वह किसी भी तरह से सिलेबस को ख़त्म करने में, पाठ्यक्रम को समापन करने में, ख़त्म करने में महत्व देती है। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है, ठीक है। हमें जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसे ख़त्म करने पर जोर नहीं देना है, बल्कि बच्चों को चीज़ों को सिखाने पर जोर देना है। ऑप्शन नंबर 4, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को। तो परीक्षा लेना एक नेगेटिव वर्ड है, गलत बात है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। हमें निरंतर वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं नहीं लेनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 बाकी के सभी ऑप्शन से अलग है ना। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है और दूसरा ऑप्शन सही वाक्य है। तो यही सभी से अलग है, तो जो ऑप्शन सभी से अलग होता है वही हमारा आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा एक अच्छा शब्द है, तो ये वाला वाक्य हमारा सही हो जाएगा। अलगावी शिक्षा, तो अलगावी एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अलगावी जो शब्द है वो गलत शब्द है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 3, केवल व्यावसायिक शिक्षा। तो केवल एक गलत शब्द है, नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी हो गया गलत। सम्मिलित एकीकृत शिक्षा, तो एकीकृत भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। तो समावेशी शिक्षा सभी ऑप्शन से अलग है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए हमें समावेशी शिक्षा को अपनाना चाहिए। समावेशी शिक्षा वह होती है जो सभी बच्चों को समान रूप से देखती है, समानता के साथ सभी बच्चों को साथ लेकर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, आत्मसात्करण या समावेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, एक लड़की है तो वो क्या करती है, ठीक है। एक लड़की ने पहले क्या किया, एक कुत्ते को पहले से ही देखा हुआ है, ठीक है। लड़की जानती है कि कुत्ता कैसा होता है दिखने में, लेकिन जब बाद में किसी स्थान पर या कहीं पर भी लड़की जब घोड़े को देखती है तो लड़की उस घोड़े की तुलना
पूर्व में देखे हुए कुत्ते से कर दी है। तो लड़की कहती है कि वाह इतना बड़ा कुत्ता, तो सॉरी इतना बड़ा हाँ कुत्ता, यानी कि पहले लड़की ने जो कुत्ता देखा हुआ था उसके भी 4 एक तरह से पैर थे, लेकिन अब वो जो घोड़ा देखते हैं उसके भी 4 ही पैर हैं, लेकिन वो देखने में कैसा है, वो देखने में बड़ा है। यानी कि इस क्वेश्चन का अर्थ है कि जो लड़की है वह अपने नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान के साथ क्या कर रही है, जोड़ रही है ना। पहले उसने कुत्ता देखा, अब उसने घोड़ा देखा, तो वो इसलिए वो घोड़े को क्या कर रही है, वो उस घोड़े को बड़ा कुत्ता बता रही है। तो वो जो लड़की है वो अपने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या कर रही है, नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़ रही है। तो जब नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम समावेशन या फिर आत्मसात्करण करना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? तो अध्यापक की यह क्रिया जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी लड़का लड़की में भेदभाव किया जाए तो यह जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक पक्षपात, इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है। तो यही सारे शब्द हमारा आंसर होते हैं। जब लड़कों के लिए खेलने के लिए अलग प्रकार के खिलौने बताए जाएं और लड़कियों के लिए खेलने के लिए एक अलग प्रकार के खिलौने दिए जाएं, तो यह भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना होता है। ठीक है, लड़कों को करने के लिए कुछ अलग प्रकार के कार्य दिए जाएं और लड़कियों को करने के लिए कुछ अलग प्रकार के कार्य दिए जाएं, तो ये भी एक प्रकार का भेदभाव होता है। और लड़की और लड़की के बीच में जब भी कोई भेदभाव किया जाए किसी भी प्रकार का, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पक्षपात या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक पक्षपात के अंतर्गत आता है और यही इसका सही आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम चक्रीय रूप से होता है, तो ये वाला वाक्य सही है। अनुरेखीय रूप से नहीं, तो ये वाला वाक्य भी सही है। तो ये पूरा ही वाक्य क्या हो गया हमारा, सही। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, तो ये वाला वाक्य भी सही है। जो अधिगम होता है वह एक निरंतर प्रक्रिया होती है। अधिगम जीवन भर चलता रहता है। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं, तो ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन में बोला जा रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां होना और गलतियां होना अप्रासंगिक है, मतलब कि गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला वाक्य गलत है। और जो अप्रासंगिक है ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, जब बच्चे सीख रहे होते हैं चीज़ें तो उनसे गलतियां होती हैं और गलतियां होने में कोई भी बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों की गलतियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से चीज़ों को सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जो अधिगम होता है वह व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत का अर्थ है कि बालक अलग अलग प्रकार से अधिगम को ग्रहण करते हैं, अलग अलग प्रकार से चीज़ें सीखते हैं। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है, कोई बच्चा सीखने में ज़्यादा समय लेता है। तो सीखने का जो गति होती है वह व्यक्तिगत होती है और यह पर्यावरणीय कारकों पर भी आधारित होती है, इसलिए ये वाला वाक्य हमारा सही। तो देखिए, पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही है, सॉरी पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है वह गलत है और सभी से अलग है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? तो बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित व या निष्प्रेरित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। जब भी हम बच्चे से ये बोलेंगे बार बार कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, हम बच्चे से बोलें कि तुम अधिगम के लिए योग्य नहीं हो, तुम सीखने के लिए योग्य नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं सीख सकते, तो जब हम बच्चे से बार बार बोलेंगे तो बच्चे के अंदर एक बुरी भावना का विकास हो जाएगा और बच्चा यह सोचने लगेगा और बच्चे के अंदर एक अनुत्प्रेरित और निष्प्रेरित भावना का विकास हो जाएगा और बच्चा फिर यही सोचने लगेगा कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा इससे? बच्चा अनुत्प्रेरित और निष्प्रेरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं? भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं? संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है, तो ये वाला वाक्य गलत है। ये वाक्य जीन पियाजे ने बोला था कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह भाषा को निर्देशित करता है। यह किसने बोला था? जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर 2, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, तो ये वाला वाक्य गलत है। भाषा और संज्ञान में बहुत ही गहरा संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 3, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में कहा था कि जो भाषा होती है वह संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, मतलब कि बच्चा पहले भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है तब उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। ऑप्शन नंबर 4, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब है अलग है, तो क्या संज्ञान भाषा से अलग होता है? बिल्कुल नहीं। संज्ञान और भाषा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ गुथे हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? तो हमें सही युग्म की पहचान करनी है। आत्म परितोषण बाहरी अभिप्रेरणा, तो गलत है। अगर बच्चा आत्म परितोषण कर रहा है, आत्म का मतलब अपने आप में ही, तो क्या यह बाहरी अभिप्रेरणा होगी? गलत है, यह एक आंतरिक अभिप्रेरणा होगा। रुचि बाहरी अभिप्रेरणा है? गलत है। रुचि बाहरी अभिप्रेरणा नहीं है, बल्कि रुचि एक आंतरिक अभिप्रेरणा है। जब भी बच्चे को किसी विषय के प्रति रुचि होती है तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी सीखता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर उस चीज़ को सीखने के प्रति रुचि है, और रुचि बच्चे के अंदर से ही विकसित होती है, इसलिए यह रुचि जो होती है वह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3, नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा, तो ये वाला वाक्य गलत है। जो नगद पुरस्कार होता है वह बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण होता है। जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जो जिज्ञासा होती है बच्चों के अंदर वह उनके अंदर से विकसित होती है, और इसीलिए इसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे अलग है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी को आपको दबाना है, और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के समनुरूप है? तो उसने पूछा है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसकी समय अवधि क्या होती है? तो उसकी समय अवधि 7 से 11 साल होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? 7 से 11 साल होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो अभिप्रेरणा अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है, सामाजिक संदर्भ भी प्रभावित करते हैं, संवेग भी प्रभावित करते हैं। संवेग का मतलब क्रोध, प्रेम, है ना, ये सभी संवेग होती हैं। भय, ये भी संवेग होता है। शिक्षा शास्त्रीय उपागम, तो बच्चों को सिखाने के पढ़ाने के जो तरीके होते हैं वो भी बच्चे की सीखने की प्रक्रिया यानी कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में ये चारों दे रखे हैं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये वाला वाक्य गलत है। बच्चे की बुद्धिमत्ता में आनुवांशिकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 2, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। अगर किसी बच्चे के अंदर बुद्धि है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह बच्चा केवल कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगा, बल्कि जो बुद्धि होती है वह कक्षा में प्रदर्शन करने की क्षमता से कहीं अधिक क्षमता होती है, कहीं अधिक योग्यता होती है। ऑप्शन नंबर 3, एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, तो ये वाला वाक्य गलत है। अगर बच्चा किसी एक चीज़ में होशियार है तो जरूरी नहीं है कि वह अन्य चीज़ों में भी बुद्धिमान होगा। ऑप्शन नंबर 4, बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल गलत है। बुद्धि लब्धि को
बुद्धिमत्ता को बुद्धिलब्धि परीक्षणों के अलावा भी अन्य तरीकों से मापा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सबसे अलग है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, गलत बात है, गलत वाक्य बोला गया है, और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत नहीं होती, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। ठीक है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, एक जटिल प्रक्रिया होती है, और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर 2, भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये वाला वाक्य गलत है। भावों का अर्थ हो गया संवेग। ठीक है, बच्चों के जो भाव होते हैं, जो संवेग होती हैं, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें, तो इनका बच्चे के अधिगम पर प्रभाव पड़ता है, जबकि ऑप्शन में बोला गया है कि नहीं पड़ता है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 3, परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल गलत है। परीक्षा ही अधिगम का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, परीक्षा एक हिस्सा होता है पढ़ने पढ़ाने का, लेकिन ये चरम लक्ष्य नहीं होता। ठीक है, केवल परीक्षाओं के लिए अधिगम, ये गलत बात है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। परीक्षाएं नेगेटिव वर्ड होती हैं। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है यहाँ। ठीक है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है, और इसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है, ये वाला वाक्य भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 पूरी तरह से सही है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो निकटस्थ परिवार, जो परिवार होता है वह समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक और ऑप्शन होता है पास पड़ोस, तो परिवार और पास पड़ोस दोनों ही समाजीकरण के प्राथमिक कारक होते हैं, और इनके अलावा जितने भी कारक होते हैं वे सभी द्वितीयक कारक होते हैं। ये तीनों ही क्या है, द्वितीयक कारक हैं। मीडिया, ठीक है, मीडिया, पत्रकार, पुस्तकें, अखबार, मैगजीन, स्कूल, शिक्षक, धर्म, धार्मिक स्थान, ये सभी क्या है, समाजीकरण के द्वितीयक कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। न आनुवांशिकता से, न पर्यावरण से, ये वाला वाक्य गलत है। केवल आनुवांशिकता से, तो केवल एक नेगेटिव वर्ड है, ये वाला वाक्य गलत है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, ये वाला वाक्य सही है। केवल पर्यावरण से, केवल नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। देखिए, बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वह आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। ठीक है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत एवं इशारे देना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में कहा है कि बच्चों को जो सहायता प्रदान की जाती है उसको हम पाठ प्रदान करना कहते हैं, और बच्चों को पाठ प्रदान करने के लिए हम इशारों और संकेतों का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, तो पद दर पद निर्देश देना ये गलत बात है, तो ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, निर्देश देना एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 3, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, तो दंडित करना एक गलत बात है, तो ये वाला वाक्य हो गया गलत। हमें बच्चों को दंडित बिल्कुल भी नहीं करना है क्लास में। प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। इसमें बोला गया कि बच्चों के सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें शिक्षक का पूरी तरह से कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो ये वाला वाक्य गलत है। जब तक शिक्षक का हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक बालक अकेले अपने दम पर चीज़ों को नहीं सीख सकते, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होती है, तो व्यवहारवादी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना, तो सम्मान करना एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हमारा सही होगा।
हम बच्चों के अंदर जो अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, अंक उन्मुख होता है, तो ये वाला वाक्य गलत है। हमें बच्चों को केवल अंकों के लिए, ग्रेडों के लिए नहीं पढ़ाना है, प्रतियोगिता के लिए नहीं पढ़ाना है। तो अंक नेगेटिव वर्ड है, तो वाक्य हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 4, केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। मूक श्रवण का मतलब हो गया जो बच्चे गूंगे बहरे होते हैं, सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, क्या हमें केवल उन्हीं को प्राथमिकता देनी चाहिए? नहीं, केवल एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। हमें सभी बच्चों को समान मान करके चलना है, समान रूप से साथ लेकर के चलना है, चाहे बच्चों को किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, चाहे बोलने में कठिनाई हो, सुनने में कठिनाई हो, लिखने पढ़ने में कठिनाई हो, चाहे बच्चे कैसे भी हों, हमें सभी बच्चों को समान रूप से मान करके साथ लेकर के चलना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण में आता है? तो यह पूर्व पारंपरिक चरण में आता है, और पूर्व पारंपरिक चरण को हम प्रथा पूर्व चरण भी कहते हैं। प्रथा का अर्थ है पारंपरिक, तो पूर्व पारंपरिक चरण ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा कि सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, ठीक है, सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना पूर्व पारंपरिक चरण होता है। इसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, यह पहले से ही तय होता है। ठीक है, अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, यह पूर्व निर्धारित होता है, पहले से ही निर्धारित होता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन में भी दिया गया है पूर्व, तो पूर्व, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वायगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है आनुवांशिकता के विकास के प्रभाव को, गलत है। अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप को प्रभाव को, तो ये भी गलत है। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकी मॉडल को, तो ये भी गलत है। लेव वायगोस्की ने समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकी मॉडल के बारे में कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो देखिए, लेव वायगोस्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों को महत्वपूर्ण माना है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और लेव वायगोस्की ने अपने सिद्धांत में सहयोग को, भाषा को, ठीक है, समाज को, संस्कृति को, इन सभी को महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है, और जब आप इस घंटी पर दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। वैकल्पिक एक पॉजिटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 2, उपकरणों या सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, तो ये वाला वाक्य गलत है। परंपरागत का अर्थ होता है जो चीज़ें पहले से जैसी चली आ रही हैं उनको वैसा ही हमें इस्तेमाल करना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। अगर कोई चीज़ें पहले से ही गलत चली आ रही हैं तो क्या हमें आगे भी उनको गलत मानकर चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 3, यंत्रवत याद करना, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। यंत्रवत का अर्थ होता है रटना, तो रटना और याद करना दोनों ही नेगेटिव वर्ड होते हैं, इसलिए ये वाला वाक्य नेगेटिव है, गलत है। ऑप्शन नंबर 4, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, तो मानक एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सभी से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? तो गुणज का मतलब होता है गुणा, तो गुणा हम कौन से विषय में करते हैं? गणित में। तो गुणज वैकल्य गणित में कठिनाई से संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से, जब भी बालक को गणितीय संकल्पों में कठिनता महसूस हो, गणित से संबंधित चीज़ें बालक को कठिन लगे, तो वह गुणज वैकल्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? केवल अनुकरण द्वारा, तो केवल एक नेगेटिव वर्ड है, ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत।
अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। तो अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, प्रोत्साहित का मतलब होता है बढ़ावा देना। तो हमें खोज को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। अन्वेषण और प्रोत्साहित करना दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर 3, लगातार अभ्यास और दोहराकर। तो अभ्यास करना एक नेगेटिव वर्ड है और दोहराना, रिवीजन करना भी नेगेटिव वर्ड है। तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। यहाँ दे रखा है अध्यापक केंद्रित, ये एक नेगेटिव वर्ड होता है। अगर यहाँ दे रखा होता बालक केंद्रित तो ये वाला ऑप्शन सही होता। ठीक है, अध्यापक केंद्रित एक नेगेटिव वर्ड होता है और बालक केंद्रित या बाल केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित एक पॉजिटिव वर्ड होता है। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, सभी एक जैसी हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 सभी से डिफरेंट है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करते हैं कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करे। केवल एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाक्य हो गया गलत। बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, तो जो चीज़ें बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित नहीं है वो किसी भी काम की नहीं होगी। तो ये हो गया गलत। सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। हमें बच्चों को पढ़ाने के ऐसे तरीकों को नहीं अपनाना है जो कि सभी बच्चों के लिए समान हो। हमें बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से पढ़ाने की सामग्री का चुनाव करना है और पढ़ाने के तरीकों का चुनाव करना है। ये बात सही है कि हमें सभी बच्चों को समान मानना चाहिए और समान रूप से साथ लेकर के चलना चाहिए, लेकिन क्या हमें सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए समान सामग्री का प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हर एक बच्चे की ज़रूरत अलग अलग होती है और हमें उसकी अलग ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग प्रकार से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए या बच्चों का आकलन करने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो यही चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सही बात है। प्रवीणता अभिमुखी अधिगम अधिगम का अर्थ होता है वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? सकारात्मक और सहयोगात्मक दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ठीक है, सहयोगात्मक का अर्थ है हमें बच्चों के बीच में सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए। अध्यापक प्रधान, तो ये वाला वाक्य गलत है। अध्यापक प्रधान नहीं होना चाहिए बल्कि बालक प्रधान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक। तो देखिए व्यक्तिपरक तो सही है लेकिन स्पर्धात्मक एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य हो जाएगा हमारा गलत। प्रदर्शन अभिमुखी, तो क्या हमें बच्चों को इसलिए पढ़ाना चाहिए जिससे कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें? तो बिल्कुल नहीं। प्रदर्शन एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, हमें बच्चों को सिखाने पर जोर देना है, ना कि उनको प्रदर्शन को अच्छा करने पर। ठीक है, जब बच्चे सीखेंगे तो उनका प्रदर्शन अपने आप अच्छा हो जाएगा, लेकिन हम क्या करें कि बच्चों को सिखाने पर ध्यान ना दें, केवल उनके प्रदर्शन पर ध्यान दें, तो ये गलत बात होती है। इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सभी से डिफरेंट है, यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो ये वाला वाक्य गलत है। क्यों गलत है? हमें उदाहरणों को भी शामिल करना चाहिए और गैर उदाहरणों को भी शामिल करना चाहिए, लेकिन यहाँ दे रखा है नहीं, मना कर रहा है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 2, जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। क्यों सही है? देखिए हमें पहले से ज्ञात है वह और जो नई ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वह, उसके बीच में हमें संबंध स्थापित करना चाहिए। तो संबंध स्थापित करना पॉजिटिव वर्ड है और अवसर प्रदान करना भी पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य सही है। अध्यापन की व्याख्या विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। तो व्याख्यान विधि नेगेटिव होती है और सीमित रहना भी नेगेटिव है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये वाला वाक्य गलत है। यंत्रवत का अर्थ होता है वैसे का ही वैसा या फिर रटना। तो छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना गलत बात है,
यंत्रवत एक नेगेटिव वर्ड होता है और केवल भी एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें चीज़ों को जैसे शिक्षक, हमें चीज़ों को वैसा का ही वैसा नहीं सीखना है। जैसे मान लीजिए शिक्षक ने हमें कोई चीज़ पढ़ाई, शिक्षक ने बालकों को कोई चीज़ पढ़ा दी, ठीक है, तो फिर हमने बालकों से प्रश्न किया, तो बच्चे जो उस प्रश्न का उत्तर देंगे वो अपने शब्दों में बना बना करके देंगे, ना कि शिक्षक के द्वारा सीखी हुई जैसा का ही जैसा आंसर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए, मूर्त सामग्री, फिर चित्र, फिर संकेत। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए हमें सबसे पहले मूर्त सामग्री बच्चे के सामने दिखा देनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम बच्चे को साइकिल के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए हम जहाँ, ठीक है, हम साइकिल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम बच्चे को साइकिल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक असली साइकिल बच्चे के सामने प्रस्तुत कर दी जाए, एक मूर्त साइकिल बच्चे के सामने रख दी जाए। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अगर हमारे पास मूर्त सामग्री नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बच्चे को चित्र दिखाएंगे, और अगर चित्र भी अवेलेबल नहीं है तो हम संकेतों के माध्यम से बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद जो RT एक्ट 2009 है उसमें जो अनुच्छेद 12 है वह बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में सीटों का आरक्षण देता है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो समानता पर आधारित, तो ये वाला ऑप्शन हमारा, ये वाला वाक्य सही है, समानता पर आधारित होना चाहिए। अलगावात्मक, तो ये वाला वाक्य गलत है। अलगाव का मतलब होता है बच्चों में विरोध की भावना पैदा करना, अलगाव पैदा करना। ऑप्शन नंबर 3 भेदभावात्मक, भेदभाव करना, गलत बात है। साम्यता पर आधारित, तो ये वाला वाक्य भी सही है। तो देखिए दोस्तों, जो पिछले जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, अलग अलग डेटों में जो एग्जाम हुए वो सॉल्व जो हमने कराए हैं, उनमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें 2 ऑप्शन दे रखी होती हैं। एक में दिया रखा होता है समानता और एक में दिया रहता है साम्यता। तो हमें सभी बच्चों को समानता, समान मानकर तो चलना ही है, लेकिन हमें बच्चों के साथ साम्यता से पेश आना है। साम्यता का अर्थ होता है बिल्कुल हमें बच्चों में घुल मिल जाना है, बिल्कुल प्यार से व्यवहार करना है, बिल्कुल स्नेहपूर्ण व्यवहार करना है, हमें बच्चों के साथ एकदम साम्य व्यवहार करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा गलत। देखिए वैसे तो ऑप्शन नंबर 1 गलत नहीं है, लेकिन जब हम पहले और चौथे ऑप्शन को कंपेयर करेंगे तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास पूर्णतः संख्यात्मक है, गलत बात है। पूर्णतः एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये गलत है। और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। विकास को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ऑप्शन नंबर 2 विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, तो ये वाला वाक्य सही है। बाकी के ऑप्शन देखते हैं, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है, तो ये वाला वाक्य गलत है। जो विकास होता है वह आनुवांशिकता और पर्यावरण या फिर परिवेश से प्रभावित होता है, जबकि यहाँ दे रखा है नहीं, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये एक होगा दोस्तों। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है ये बोर्ड के द्वारा। एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, जो विकास के अलग अलग पहलू होते हैं वो सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सभी से अलग है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। जो बालक का विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ चलता है और इसे हम अधोगामी, ऊर्ध्वगामी या फिर समीप दूराभिमुखी भी कहते हैं। ठीक है, जब बच्चे का विकास केंद्र से जब बच्चे का विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की तरफ हो तो इसे हम अधोगामी, ऊर्ध्वगामी या समीप दूराभिमुखी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए?
बहुल रूप में, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, बहुल पॉजिटिव वर्ड होता है। केवल मौखिक रूप में, तो केवल गलत, यहाँ भी केवल है गलत, यहाँ भी केवल है गलत। केवल क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। तीनों ऑप्शन में केवल दे रखा है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हैं। और पहला ऑप्शन सही है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। जो ऑप्शन डिफरेंट होता है बाकी के 3 से, वही हमारा सही आंसर होता है। एक समावेशी कक्षा में हमें शिक्षा को बहुल रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। बहुल रूप का अर्थ है अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रकार से। तो 30 क्वेश्चन से यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस बटन पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है। और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से आपको ऑल पर सेलेक्ट करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको नई वीडियो का पता चल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों कम से कम अपने एक दोस्त से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कम से कम अपने एक दोस्त से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।